हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान हैं 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हैं। 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। केडीबी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहां आवश्यकता होती है वहां निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो है उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको ये किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। और उसमें वहां स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम। बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सांघिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहां मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायंकाल के समय, क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है। लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी, कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है, इसलिए और लोगों का फुटफॉल जरा आ जाए। बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं। गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित किएगा नहीं, ये कोई अभी नहीं। क्या केडीबी ने कुछ किया? 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं। या कुछ विद्यालय, कॉलेज वो भी होते हैं, बड़े बच्चों को लाकर शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है। और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसके अंदर भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का, बताएंगे आप? क्या है उसमें? ऑनलाइन माध्यम से भी स्टूडेंट्स के लिए और वयस्कों के लिए अलग अलग प्राइज रखे गए हैं। इसमें 5-5 प्राइज दोनों के लिए रहते हैं और पार्टनर स्टेट आसाम के लिए इसी तरह से दोनों के लिए अलग अलग। और तो ऐसे 20 प्राइज जो है वो प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक का भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को। उसका क्या परिणाम रहा? उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए थी, 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे। तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000, 21,000 और 11,000 और 11,100 के 4 पुरस्कार। तो ऐसे महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग 7-7 पुरस्कार। दौड़, मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर लेडीज के लिए और 10 किलोमीटर नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता नाम है गीता मैराथन। 5 उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है। जैसे आखिर हम प्रदर्शनियां भी लगाते हैं उसमें। नहीं, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है।
हमने मैराथन कराई, नशा मुक्ति के लिए भी कराई। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी। तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध, यानी उसमें नशा मुक्ति के फेवर में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके, और गीता मैराथन तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं, अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे, कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, तो उसे लाभ मिलेगा। तो सबके अपने अपने हेतु होते हैं, इसलिए एक दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाएं, अपने स्टॉल लगाएं, और वहां पर उनके संत महात्मा आकर के 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना रुकना चाहें वो रुकें। उनकी व्यवस्था हम करेंगे, उनको स्थान देंगे, और जो उनकी बिजली है या बाकी है व्यवस्था सारी करेंगे। लेकिन वो अपने अनुयायियों को आकर के, जैसे हम कुंभ में देखते हैं, सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर लगाते हैं, तंबू लगा लिया, उनके अनुयायी आए बैठे। तो ऐसा उसमें जैसे खास करके संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, दिव्य ज्योति, चिन्मया मिशन, इस्कॉन, 48 कोस कुरुक्षेत्र की अपनी एक संस्था भी बनी है। तो ऐसे सब संस्थाएं इन्होंने हमसे स्थान मांगा है, और वो आकर के अपना अपना प्रदर्शनियां लगाएंगे, उनका आयोजन करेंगे। गीता पुस्तक मेला, इसका भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें 25 से अधिक संस्थाएं हैं जो प्रकाशक हैं। वो गीता को अलग अलग प्रकार से जैसे भी टिप्पणी लिखते हैं, उसमें उसका सार लिखते हैं, अपने अपने प्रकार से वो उसमें पुस्तकों को वहां पर प्रदर्शन करते हैं। वहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो लोग फन फेयर में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स में, एरो स्पोर्ट्स, जैसे इस बार वो आया ना कि हमने पैसा उनसे लिया है, बैलून वो तो पिजौर गार्डन नहीं, एक वहां भी कह रहे ना कि ठेका उठाया इस चीज का, झूलों का है। हाँ, तो झूले भी अपने आप में वो भी फन फेयर ही है। तो ऐसे फन फेयर मेलों में ये सामान्य तक चलते हैं, आज से नहीं चलते, प्राचीन समय से। जब छोटे होते थे तो दशहरा मैदान, दशहरे का जो मेला लगता था, उसमें वो बैठ करके वो झूला झूलते थे, गोल चलते थे। तो ऐसे सब फन फेयर, इसका भी एक वहां व्यवस्था, पैराग्लाइडिंग, इसकी व्यवस्था। अभी जो हॉट एयर बैलून की व्यवस्था तो केवल पिंजौर में की है। अब वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इस नाते से इन मेलों में शायद उस प्रकार की नहीं उसका रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जो सामान्य झूले होते हैं, वो झूले झुलाने वाले, और वहां पर बैलून का बेसब किया है इस पर। कहाँ यही कुरुक्षेत्र आया है कोई? हाँ, चलिए, अच्छी बात है। वहां पर जो कलाकार हैं, रंगोली है, क्ले मॉडलिंग है, सांजी है, पॉट डेकोरेशन है, फैंसी ड्रेस है, झांकी, पोस्टर, पेंटिंग, इस प्रकार के भी जो कलाकारों के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो अपनी कला के माध्यम से भी उसमें भाग लें। तो कुल मिलाकर आयोजन को धीरे धीरे और विस्तार दे रहे हैं, ताकि एक तो जितना ज्यादा विस्तार देंगे, जितना ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उतना अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी आते हैं। वो आते हैं तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होता ही है, कई चीजों का हम ऑप्शन करते हैं। और धीरे धीरे अब ये मेला आत्मनिर्भर, यानी आर्थिक दृष्टि से, अपने खर्चे की दृष्टि से सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी हो रही है। और ये पहला वर्ष ऐसा है कि जो अनुमान खर्चे का लगाया है, उतना इसमें रेवेन्यू इनकम भी आने वाली है, ब्रेक इवन होगा। शायद केडीबी को इस बार कोई सहयोग, ग्रांट आदि न देनी पड़े। वैसे हर वर्ष देते हैं, पहले वर्ष तो कितना खर्चे हैं अनुमानित? 3-4 करोड़ कितना? हाँ, पिछली बार 3.25 करोड़ था। इस बार 4 तो 3.5-4, वो तो डिपेंड करता है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये सब बाद में लगता है। लेकिन इनके पास जैसा अब रेवेन्यू आया है, चाहे वो स्टॉल्स के पैसे आए हैं, चाहे जो फन फेयर का आया है, चाहे पार्किंग का भी ठेका उठाया है, तो अब जैसे जैसे उनको इनकम होती है उस हिसाब से अगली बार ज्यादा आते हैं वो। तो इस बार जो आया उनका ठेका बढ़कर के आया है, तो हमें लगता है कि इस बार शायद अपने पैरों पर ये मेला खड़ा हो जाए।
और मेले वास्तव में चलते भी तभी हैं लंबे जब अपने खर्चे को अपने आप निकालें। सरकार के प्रारंभ में शुरू करने में तो किया जा सकता है। आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मुझे ध्यान में जब पहले 2 साल हमने शुरू किया तो विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया, बताया 100 करोड़, लेकिन हाँ कुल मिला के हमारा 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा उस पहले साल में हो गया था। अच्छा, उस साल पहला यह था, खर्च थोड़ा ज्यादा ही हुआ, हमें भी पता है, बाद में हमें अनुभव हो गया कि किस चीज का खर्चा करना, किसका नहीं करना है, किसका कम किया जा सकता है। तो कम करते करते वो 3-4 करोड़ तक की खर्चा आ गया है। पिछली बार उसमें 1-1.25 करोड़ हमको डालना पड़ा था। इस बार मुझे लगता है कि केडीबी को उसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें से कुछ पैसा बचना शुरू हो जाए। और जैसे शीतला माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहां का पैसा उनके पास बचता है तो वो सामाजिक काम करते हैं। तो मेला अथॉरिटी सामाजिक कामों में कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आज तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वो सहायता करता है, हो सकता है मेला अथॉरिटी कल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही कुछ योगदान करे तो वो अपना विकास का काम कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज जो और बतानी है, वो मैं स्वामी जी से बातचीत की है, वर्षों से बात तो चल रही है लेकिन वो फाइनल भी नहीं हो पाया था, कागजों में ही है, लेकिन इस बार उसको फाइनल करेंगे। एक इंडिपेंडेंट मेला अथॉरिटी ये बनेगी। जैसे सामान्यतः कुंभ के मेले होते हैं, ऐसे वहां इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सरकार केवल व्यवस्था में एक मेला अधिकारी बना देते हैं, जहां जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें कोई व्यवधान ना आए। जैसे म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई फोगिंग करनी है या सेफ्टी की दृष्टि से कोई हमें डिप्यूट करना है, पुलिस को लगाना है, ट्रैफिक पुलिस को लगाना है, वो सारे काम सरकारी है, वो मेरा अधिकारी करते हैं। और जो जगह उपलब्ध करानी वो भी हम कराते हैं। कहीं योगदान करने की बात जितनी आती है वो हम करते हैं, लेकिन अथॉरिटी प्लानिंग अपने आप बनाए, अपने आप ही उसके सारे सिस्टम खड़े करे, जितना कम से कम हो उतना सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो। और वही मेला अथॉरिटी बाकी जिलों में भी अपने अपने जिलों के अंदर कोई स्वरूप खड़ा करके वहां कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने में काम बड़ा है। अभी इस बड़े काम में मेले के साथ जुड़े हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग मिलकर करते हैं। धीरे धीरे मेला अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली सारे काम करे और खास करके उसमें एक विदेश में भी आयोजन बढ़े, उसके आयोजन करने के लिए भी एक विंग उसमें मेला अथॉरिटी बनाएगी अपना, ताकि विदेशों में भी जाकर के कार्यक्रम करने में वो सारी भूमिका निभा सकें। और ये मेला दिनों दिन उत्तरोत्तर ये जो महोत्सव है ये अपना स्वरूप खड़ा हो और जनता के लोगों के जीवन का एक अंग बने। हमने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे बसें हैं वो चलाएंगे, हर जिला हेडक्वार्टर से बसें चलती हैं, उसके ऊपर मेला स्पेशल जो होती है ये बसें होती हैं, उसका किराया भी शायद हम आधा लेते हैं, 50% किराया वो अभी भी इस बार भी उसको बनाकर रखेंगे। वैसे तो अगले वर्ष जनवरी तक जो नई घोषणा मैंने की है कि गरीब परिवारों को भी उनको 1000 किलोमीटर बस सेवा फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर मेले के नाम से नहीं, वो तो वैसे ही फ्री आ पाएंगे और उस नाते से वो व्यवस्था अगले साल से लागू हो जाएगी। इस संबंध में जो कुछ स्वामी जी की ओर से विषय था कि मैंने जो रखना था वो आपके सामने रखा है, फिर भी कोई विषय होगा। कितने बजे, कितनी तारीख को, कितने तारीख को, 23 तारीख को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, ये समाज में भी 11 बजे सब लोग करें, ऐसा एक आह्वान किया जा रहा है। उसके लिए प्रचार भी करेंगे ताकि सब अपने अपने चाहे घर पर करें, चाहे जिस स्थान पर काम करते हैं वहां करें, लेकिन 23 तारीख गीता जयंती के दिन 11 बजे के समय सब एक साथ गीता पाठ, यानी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। उसमें कितने श्लोक होंगे? 3 श्लोक होंगे। प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक। तो पूरे विश्व में ये आह्वान है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब जगह ये एक साथ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। ना जाओ जो जहां है वही कर, केवल घड़ी देखे। एक 18 श्लोक की गीता जी के पाठ का लक्ष्य लिया गया था कि 1.25 करोड़ गीता जयंती तक हो जाए। जो 18 श्लोक थीम पार्क से भी होते हैं, 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया गया था गीता जयंती तक। वो कल तक 1 करोड़ 11 लाख पाठ हो चुके हैं।
तो गीता जयंती तक अष्टादश श्लोक के 1.25 करोड़ पाठ हो जाएंगे। जियो गीता मोबाइल ऐप पे वो लोग उसमें रजिस्टर करते रहते हैं। कितने लोग ये तो कई स्कूल्स में, विदेशों में, बहुत देशों में हो रहा है, कई प्रांतों में हो रहा है, वनवासी क्षेत्रों में हो रहा है। जहाँ जहाँ था सबको भेजेगा और सभी उत्साह से लगेगा। वो अपने आप, जैसे मान लो एक समूह, एक ग्रुप पाठ हुआ, मान लो कहीं 200 लोगों ने बैठ के किया सत्संग में, तो 200 गिनती ऐड आ गई। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम उत्सुकता निवारण कालांश कुरुक्षेत्र में रखेंगे, आप सब आइए वहां। मुख्यमंत्री जी एक सवाल मेरा इधर था। हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। सरकार की ओर से जारी ऑर्डर में 5 एसटीएस की जिम्मेदारी में फेरबदल किया गया है। साथ ही 2021 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों को एसडीओ के पद पर नियुक्त किया गया, जिसमें 2011 बैच के आईएएस लक्षित सरीन को अंबाला कैंट में एसडीओ और साथ ही स्टेट ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। ये पद एचसीएस सतेंद्र सिवाज की छुट्टी पर जाने से खाली चल रहा था, जहां पर आईएएस नरेंद्र कुमार को पलवल जिले में एसडीओ की जिम्मेदारी दी गई है। खबर हरियाणा से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर श्री राम जी की भक्त सम्मान समारोह ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि जेजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है और चुनाव के दौरान जेजेपी ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे और बीजेपी ने जेजेपी का आरोप लगाया, लेकिन बाद में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, जिसके बाद में सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार बनाने का गठबंधन है, चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे और समझौता होगा नहीं होगा, ये हमारी लीडरशिप तय करेगी। कोई गठबंधन जजपा के बारे में हमारे से सवाल पूछ रही है, हमारे लेवल का सवाल ही नहीं है। देखिए, जजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं, पार्टियों का कोई गठबंधन। हमारा गठबंधन सरकार के लिए है। जजपा ने अकेले चुनाव लड़ा, शायद उसने हमारे पास कितने आरोप लगाए होंगे, हमने अकेले चुनाव लड़ा, शायद हम भी कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन जब सरकार जब चुनाव जीत गए तो उसके पास हमारे बाद पूर्ण बहुमत नहीं था, उनके पास भी नहीं था, तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम पे उन्होंने हमें समर्थन दिया और हमने सरकार बनाई और वो भी सरकार में शामिल है। तो हमारा सरकार बनाने का गठबंधन है, चुनाव लड़ने का गठबंधन नहीं है। चुनाव लड़ने का अगर गठबंधन होगा तो वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, वो आज तक नहीं है, आने वाले टाइम में क्या होगा। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याओं के बारे में स्टार्ड और अनस्टार्ड, तारांकित और अतारांकित प्रश्न लगाए हैं। निश्चित रूप से उन प्रश्नों के उत्तर जब आएंगे तो हमारे यहाँ जो और काम होने चाहिए उनको गति मिलेगी। बल्लभगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। आमजन को सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में कई सरकारी विभागों का कैंप लगाए गए।
वहीं सेक्टर 23A के सामुदायिक भवन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंप में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल स्कीम के तहत लोगों को सरकारी सुविधाएं दी जा रही। उन्होंने इस मौके पर सभी को भारत देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ भी दिलवाई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उन्नति के पथ पर है और इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विकसित संकल्प यात्रा आज बल्लभगढ़ में 2 फ्लैग हैं और इसमें जो केंद्र प्रदेश की तरफ से जो लाभ है, आम व्यक्ति कोई वंचित है उसके जीवन उसके कार्यक्रम रहते हैं। कोई आधार कार्ड है, कोई पेंशन का है, कोई उज्ज्वल का है, कहीं आयुष्मान है, चिरायु है और लोगों की फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है। इन जो छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों की हैं उन सबको ठीक भी करना, सरकार की नीति को लेकर जाना, लोगों को जानकारी देना। केंद्र की पॉलिसी ये है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित मलेराना रोड किनारे झाड़ियों में 2 दिन की नवजात बच्ची मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर बच्ची तक पहुंचे। बच्चे को कब्जे में लेकर राहगीर महिला थाने पहुंची। महिला थाना बल्लभगढ़ में तत्परता दिखाते हुए बच्ची को बीके अस्पताल में पहुंचाकर जीवन दान दिया। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी की बच्ची के माता पिता के बारे में सूचना मिले तो पुलिस को डायल 112 पर सूचित करें। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिससे लोगों में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। लोगों का कहना है कि बंदरों के बढ़ते आतंक के डर से लोगों का अपनी छत पर जाना या फिर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और साथ ही लोगों का कहना है कि पहले बंदर घर के अंदर तक सीमित रहते थे, लेकिन अब बंदरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगली गलती से घर का दरवाजा खुला रह गया तो बंदर घर के अंदर घुस जाते हैं। जब बंदरों ने कई लोगों को काटा तो स्थानीय लोगों ने तमाम जगहों पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। से बहुत ज्यादा परेशानी है। इधर दुकानों में चले जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, काटने के लिए आते हैं। एक का कान काट दिया, एक की बाजू काट दी। शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे बंदरों से हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। हम पार्क में जाते हैं टहलने के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। बंदरों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। टहलना मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है। बस बंदरों से परेशानी है। बच्चा लेके खड़े नहीं हो पाते, गमले तोड़ देते हैं, पकड़ लिए, काटने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत परेशान है। लेकिन कोई कार्रवाई की जाए इसके लिए। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 2 में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का भी समाधान करवाया। आपको बता दें कि खासकर इस कैंप में आयुष्मान कार्ड बनवाने आए बुजुर्गों का हार डालकर स्वागत भी किया गया और इसके साथ में बुजुर्ग भावुक भी हो गए। मेरा नाम मुकेश डागर है और आज यहाँ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा कैंप लगाया जाए सरकारी, यहाँ पर 11 डिपार्टमेंटों के 11 स्टॉल लगे हुए हैं और जो सरकार की गरीब कल्याण जन योजना है वो घर घर तक पहुंचे और जो गरीब आदमी ऑफिसों में चक्कर काटते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी असुविधा को देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने आज हमारे वार्ड नंबर 2 जनता कॉलोनी के इस प्रांगण में ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे सर
यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है और जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया जा रहा है लोगों को। जी सर, किस तरह से उनको जो है लाभ दिया जा रहा है? सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सर 20 रुपये प्रीमियम होता है साल का और उसमें 2 लाख का बीमा होता है, वो एक्सीडेंटल बीमा होता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर 436 रुपये का प्रीमियम होता है 1 साल का और वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। जी सर। किस तरह का उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है सर, अभी तक हमने कर दिए लगभग 20-25 लोगों का बीमा कर दिया हमने। और लोग आ रहे हैं? और भी। नगर निगम फरीदाबाद, हम नगर निगम के ये टैक्सेशन जोन ऑफिस है जो कि प्याली गोल चक्कर के पास बना हुआ है और यहाँ पर सरकार की तरफ से, सरकार के माध्यम से सरकार की सेंटर की सभी स्कीम का एक ही मंच पर सभी को लाभ देने के लिए सरकार के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि लोग एक ही मंच पर आए और सारी चीजों का लाभ उठाए, जैसे कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, जैसे कि सरकार की उज्ज्वल योजना, जैसे कि बीपीएल धारकों के फ्री गैस कनेक्शन, चूल्हा, सारी चीजें सरकार की तरफ से जो गरीब परिवारों को